नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए कहा था कि सावरकर एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, एक चिंगारी नहीं है, एक अंगार है। आज मां भारती के इसी महान सपूत, वीर सावरकर की पुण्यतिथि है, और इसलिए आज हम आपके लिए पूरा सच में लेकर आए हैं वीर सावरकर का दिया वो महान मंत्र जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। आज हम आपको बताएंगे वीर सावरकर का वो योगदान जिसकी वजह से हमारे भारत की सेना बनी बलवान। आज आपको पता चलेगा कि सावरकर के एक प्लान से कैसे कमजोर हो गया था पाकिस्तान, और कैसे सावरकर की चाल से जिन्ना को मिली थी मात। आज आपको यह पता चलेगा कि भारत के जिस आर्मी पावर को दुनिया सलाम करती है, उसके सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के जनक थे वीर सावरकर। तो आइए बिना देर किए पूरा सच में पूरा विस्तार से सुनते हैं महाभारती के इस वीर सपूत की अद्भुत, अकल्पनीय और गौरवशाली दास्तान। तो आज वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें आदर के साथ श्रद्धांजलि दे रहा है। आज ही के दिन यानी 26 फरवरी 1966 को मुंबई में वीर सावरकर का 83 साल की उम्र में निधन हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज महान क्रांतिकारी वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। एक्स पोस्ट पर पीएम मोदी ने कहा कि वीर सावरकर ने अपना जीवन देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए समर्पित कर दिया, और उनका व्यक्तित्व और कार्य हर पीढ़ी को राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। वैसे तो महान क्रांतिकारी वीर सावरकर के बारे में बताने के लिए इतना कुछ है कि हमारे इस कार्यक्रम के आधे घंटे कम पड़ जाएंगे। इसलिए आज हम आपको पूरा सच में वीर सावरकर के उस महान योगदान के बारे में बताएंगे जिससे बहुत कम लोग परिचित हैं। जैसा मिसाल के तौर पर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आज भारत पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी सैनिक ताकत है, तो इसके पीछे वीर सावरकर का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के जनक कोई और नहीं बल्कि स्वयं वीर सावरकर है। आपको शायद यह नहीं पता होगा कि अगर वीर सावरकर ने हिंदुओं की सेना में भर्ती नहीं कराई होती, हिंदुओं को सेना में नहीं भर्ती करवाया होता, तो शायद आजादी के तत्काल बाद ही पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सेना भारत के आधे से ज्यादा हिस्से को निगलने का या हड़पने का प्लान बना सकती थी। वीर सावरकर की शान में इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। आज पूरा सच में मैं आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ भारतीय सेना के निर्माण में वीर सावरकर के इस महान योगदान के बारे में बताऊंगा। शायद आपको यह पता ही नहीं होगा कि आजादी के 10 साल पहले तक, या यूं कहें कि दूसरे विश्व युद्ध के पहले तक, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी और हिंदुओं की संख्या उसके मुकाबले काफी कम थी। सेना में मुसलमानों का वर्चस्व था, और अगर वीर सावरकर इस वर्चस्व को नहीं तोड़ते तो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा होती और भारत के सैनिकों की संख्या कम होती, और इसका क्या अंजाम होता, यह बात एक सामान्य बुद्धि का इंसान भी समझ सकता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब 1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ, तो सेना के ज्यादातर मुस्लिम सैनिकों ने पाकिस्तान की सेना में जाना पसंद किया। आइए अब आपको बताते हैं कि अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की जरूरत क्यों थी, और वीर सावरकर ने इसका लाभ कैसे हिंदुओं को पहुंचाया, भारत को पहुंचाया। दरअसल वो दूसरे विश्व युद्ध का दौर था। अंग्रेज बुरी तरह से घिरे हुए थे, उन्हें भारतीय युवकों की सेना में जरूरत थी। दूसरे विश्व युद्ध की को दूरदृष्टा वीर सावरकर ने एक अवसर, एक मौके की तरह देखा, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर हिंदू समाज का, हिंदू युवाओं का सैन्यकरण करना चाहते थे। खास बात यह है कि उस दौर में भारत के आम लोगों को हथियार रखने का लाइसेंस भी नहीं मिलता था। ऐसे में वीर सावरकर ने हिंदू युवाओं से आह्वान किया कि वो सेना में भर्ती हो। उन्होंने पूरे देश का चक्रवाती दौरा किया और इसी दौरान
1941 में कानपुर की एक सभा में उन्होंने जो कहा था, उससे उनकी दूरदृष्टि का अंदाजा लगाया जा सकता है। वीर सावरकर ने कानपुर में कहा था कि आज ब्रिटिश सरकार की मजबूरी है कि वो आपके हाथों में हथियार और गोला बारूद सौंप रही है। पहले आपको पिस्तौल रखने पर कारावास हो जाता था, लेकिन आज अंग्रेज आपको राइफल, मशीन गन, तोप दे रहे हैं। हिंदू युवाओं को पूर्ण प्रशिक्षित सैनिक और सेना में अधिकारी बनना चाहिए। सावरकर ने आगे कहा कि नौसेना के जहाज और लड़ाकू विमान भी हमारे हाथों में होंगे। आपको कागज से आजादी नहीं मिलेगी, आजादी तब मिलेगी जब आपके कंधे पर राइफल होगी। देश भर के हिंदू संगठनों को सबसे महत्वपूर्ण काम यह करना है कि वो अपनी सारी ऊर्जा और ताकत हिंदुओं को हथियार बंद करने में लगा दें। जो लड़ाई हमारे देश की सीमा तक आज पहुंची है, वो हमारे लिए खतरा भी है और मौका भी है। सावरकर ने आगे कहा कि इन दोनों का तकाजा है कि हिंदुओं का सैन्यकरण किया जाए। हर गांव और शहर में हिंदू महासभा युवाओं को थल सेना, वायुसेना और नौसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करे। और अपने इसी ऐलान के साथ वीर सावरकर ने हिंदू महासभा के मंच तले पूरे भारत में हिंदू युवाओं की सेना में भर्ती का जबरदस्त अभियान छेड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में हिंदू सेना में भर्ती होने लगे। वामपंथी इतिहासकार सावरकर के इस कदम की आलोचना करते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार का सहयोगी साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा फेक नैरेटिव सेट करने वाले वामपंथी इतिहासकार यह नहीं बताते कि वीर सावरकर ने ऐसा क्यों किया था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के पहले तक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वीर सावरकर जानते थे कि आजादी के बाद भारत चाहे एक रहे या दो हिस्सों में बंट जाए, सेना की यह स्थिति बहुत घातक होगी। वो जानते थे कि अगर पाकिस्तान बन जाएगा तो जाहिर है पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या ज्यादा होगी, और अगर देश का बंटवारा भी नहीं होता तब भी मुस्लिम सैनिकों की इतनी तादाद मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देगी और इसका अंजाम गृह युद्ध, सिविल वॉर होगा। अगर आपको लगता है कि भारतीय सेना में मुसलमानों की इतनी बड़ी संख्या से सिर्फ वीर सावरकर परेशान थे, तो ऐसा नहीं है। मुस्लिम सैनिकों की इस भारी तादाद से, भारी संख्या से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी चिंतित थे, और अपनी इस चिंता को डॉक्टर अंबेडकर ने जाहिर किया है अपनी इस मशहूर पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ द इंडिया, जिसका हिंदी अनुवाद पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन इस वक्त मेरे हाथ में है। और इस किताब के पेज नंबर 104 पर डॉक्टर अंबेडकर जो लिखते हैं उसे जय भीम जय मीम का नारा लगाने वालों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि मुस्लिम सैनिकों की संख्या 50% भी है तो यह बहुत ज्यादा है, और यह हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है। हिंदुओं को इस बात की समझ ही नहीं है कि उन्हें सेना से अलग रखे जाने की वजह से अपनी रक्षा करने में वो कितने कमजोर हो गए हैं। सेना में मुसलमानों के अनुपात को कम किया जा सकता है, और जो लोग ये काम कर सकते हैं उन्हें यह काम करने देना चाहिए। कि अफगानिस्तान के आक्रमण के समय हिंदू लोग ऐसी सेना पर निर्भर रह सकते हैं? सिर्फ तथाकथित राष्ट्रवादी यानी कांग्रेस के नेता इस प्रश्न का उत्तर हाँ में देंगे, लेकिन यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक लोग इसका उत्तर देने से पहले जरूर सोचेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमान हिंदुओं को काफिर समझते हैं, जिनकी रक्षा करने के बजाय उनका सफाया कर देना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने ये सारी बातें सिर्फ किताब में ही नहीं लिखी हैं, बल्कि अपने भाषणों में भी उन्होंने सेना में मुसलमानों की बढ़ती हुई संख्या को कम करने की बात कही थी। फरवरी 1942 में मुंबई के वागले हॉल में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा था कि भारतीय सेना में मुसलमानों के दबदबे को कम करना एक समझदारी का काम होगा। दरअसल आज जो लोग बाबा साहेब अंबेडकर और वीर सावरकर को अलग अलग चश्मे से देखने की चाल चलते हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि कई मुद्दों पर वीर सावरकर और डॉक्टर अंबेडकर के विचार एक जैसे होते थे। जैसे ब्रिटिश सेना में भारतीयों की भर्ती के लिए वीर सावरकर की तरह डॉक्टर अंबेडकर ने भी मुहिम चलाई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश भारतीय सेना में अपने महार समाज के युवकों की भर्ती के लिए एक बड़ा अभियान चलाया था। उनके इस कदम का वीर सावरकर ने जबरदस्त तरीके से समर्थन किया था। इन दोनों महान नेताओं को के एक जैसे समान विचारों का वर्णन मिलता है एक किताब में, जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जीवन चरित्र, जिसे लिखा है महान लेखक
पद्म भूषण धनंजय कीर ने, और इस किताब को डॉक्टर अंबेडकर पर लिखी सबसे ऑथेंटिक पुस्तक माना जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने खुद इस किताब का अनुमोदन किया था, यानी डॉक्टर अंबेडकर की सहमति से यह पुस्तक लिखी गई है। तो पद्म विभूषण धनंजय कीर अपनी इस किताब के पेज नंबर 322 पर लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार से आह्वान किया कि दूसरे विश्व युद्ध में सक्रिय भाग लेने के लिए महारों की एक रेजिमेंट बनाई जाए। इस मांग के बाद अंग्रेज सरकार ने महारों की एक रेजिमेंट का निर्माण किया। डॉक्टर अंबेडकर ने महारों से कहा कि वो अपने देश की सुरक्षा और अपने हित के लिए इस मौके का लाभ उठाकर सेना में प्रवेश करें। थोड़े ही दिनों में महार जाति के अनेक युवाओं ने सेना में प्रवेश किया। डॉक्टर अंबेडकर ने महारों के सैन्यकरण के जो प्रयास किए थे उसके बारे में वीर सावरकर ने कहा था कि मेरा यह विश्वास है कि डॉक्टर अंबेडकर के उचित मार्गदर्शन में महार बंधुओं की सैनिक प्रतिभा फिर से चमकेगी और उनकी लड़ाकू शक्ति का इस्तेमाल देश की ताकत बढ़ाने में होगा। तो सुना आपने, वीर सावरकर और डॉक्टर अंबेडकर दोनों नेता ब्रिटिश आर्मी में भारतीय युवाओं की भर्ती के लिए अभियान चला रहे थे। दरअसल मैं वामपंथी इतिहासकारों को बेनकाब करने के लिए ही बार बार डॉक्टर अंबेडकर का उल्लेख कर रहा हूं, क्योंकि ये चालाक इतिहासकार एक तरफ तो डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान का ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ ये लोग वीर सावरकर के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इन्हें यह आईना दिखाना बहुत जरूरी है कि हिंदुओं के सैन्यकरण के मुद्दे पर डॉक्टर अंबेडकर हो या वीर सावरकर हो, दोनों की राय एक थी। दरअसल वीर सावरकर जानते थे कि जो हिंदू युवा ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हो रहे हैं वो एक दिन देश की सेवा में जरूर काम आएंगे, और ये हुआ भी। इनमें से कई युवा बाद में जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना का हिस्सा बने, और इन्हीं में से एक थे बाबू राव परांजपे, जो वीर सावरकर के विचारों से प्रभावित होकर ब्रिटिश सेना में शामिल हुए और फिर ब्रिटिश आर्मी को चकमा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना का हिस्सा बन गए। आजाद हिंद सेना की तरफ से लड़ते हुए बाबूराव परांजपे को बर्मा में गोली भी लगी और वो मरते मरते बचे। बाबूराव परांजपे को आप हल्के में मत लीजिए। परांजपे आगे जाकर भारत की आजादी के बाद 1957 से 1975 तक पूरे 18 साल तक जबलपुर जैसे बड़े शहर के महापौर यानी मेयर रहे। इसके बाद और सुनिए, वो 1982, 1989, 1996 और 1998 में पूरे 4 बार जबलपुर से सांसद भी बने। सांसद रहने के दौरान बाबूराव परांजपे ने 1 सितंबर 1997 को लोकसभा में जो भाषण दिया था उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में नेताजी बोस और वीर सावरकर के रिश्तों के बारे में कई राज खोले थे। परांजपे ने लोकसभा में कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत से जाने से पहले वीर सावरकर से एक गुप्त मुलाकात की थी। इस मुलाकात के कुछ दिन बाद नेताजी बोस अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंच गए। इसी दौरान वीर सावरकर ने नारा दिया, भारतीयों सेना में जाओ, कलम छोड़ो, बंदूक उठाओ। इस नारे से साफ था कि वीर सावरकर जानते थे कि आजादी अहिंसा से नहीं मिलेगी। अगर अंग्रेजों को भारत से भगाना है तो युवाओं को बंदूक उठानी होगी। सावरकर का उद्देश्य था कि जैसे भी मौका मिले भारतीय युवा बंदूक चलाना सीख लें और सही वक्त आने पर इस बंदूक का रुख अंग्रेजों के खिलाफ मोड़ दें। सावरकर के इसी विचार से प्रेरित होकर मुझ जैसे सैकड़ों युवाओं ने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया। इसके बाद 1944 में बर्मा में मैंने मौका मिलते ही अपने 4 ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों को गोली मार दी और अपनी कंपनी के साथ आजाद हिंद सेना में शामिल हो गया। तो ये लिखा था बाबूराव परांजपे ने। दरअसल ये आपको पता होना चाहिए कि वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधाराएं अलग थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को जो है वो बहुत एक दूसरे का सम्मान करते थे। जब नेताजी बोस कांग्रेस अध्यक्ष थे तब उन्होंने वीर सावरकर को कांग्रेस में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया था, जिसे सावरकर ने स्वीकार नहीं किया। इसी तरह यह माना जाता है कि वीर सावरकर के सैन्य भर्ती अभियान के पीछे भी कहीं ना कहीं बोस और सावरकर का एक जैसा मकसद रहा होगा। आइए इससे जुड़ा एक और सबूत आपको बताते हैं, और यह सबूत मौजूद है भारत सरकार के नेशनल आर्काइव में। असल में ये एक पत्र है जो आजाद हिंद सेना के एक सैनिक के.एन. राव सिराई ने 31 मई 1946 को सरदार पटेल को लिखा था, और यह पत्र इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पत्र में क्या लिखा है इसे आप खुद पढ़िए। इस पत्र में लिखा हुआ है कि आज भी कुछ सैनिक
ऐसे हैं जो दिल से आजाद हिंद सेना में विश्वास रखते हैं और नेताजी बोस को अपना भगवान मानते हैं। ऐसे लोगों को बस एक आदेश का इंतजार है। ये वो सैनिक हैं जो 1942 में बैरिस्टर सावरकर की सलाह पर ब्रिटिश सेना में शामिल हुए थे। तो क्या आप जानते हैं कि वीर सावरकर के इस सैन्य भर्ती अभियान से सबसे ज्यादा कौन परेशान हो रहा था? उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। असल में जब 1946 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारतीय सेना के आंकड़े सामने आए तो जिन्ना और मुस्लिम लीग के दूसरे नेताओं के होश उड़ गए। वीर सावरकर के प्रयासों की बदौलत हिंदू अब भारतीय फौज में, भारतीय सेना में बहुसंख्यक बन चुके थे। 1946 तक आते आते जिन्ना ने मुस्लिम लीग के मुखपत्र डॉन अखबार में ये चिंता जताई कि जिस तेजी से सेना में हिंदू शामिल हो रहे हैं वो एक खतरनाक संदेश है। असल में सावरकर की इस मुहिम ने जिन्ना को बहुत बड़ा धक्का दिया था। उनकी पूरी प्लानिंग, जिन्ना की पूरी प्लानिंग सावरकर के सामने फेल हो गई। असल में जिन्ना को लगता था कि मुस्लिम वर्चस्व वाली इंडियन ब्रिटिश आर्मी भविष्य में उनके लिए बहुत काम की होगी, बहुत बड़ा हथियार होगी उनके लिए। लेकिन खुद जिन्ना ने यह बात एक इंटरव्यू में कही थी। जिन्ना ने अमेरिका की एसोसिएट प्रेस यानी एपी को 8 नवंबर 1945 को एक इंटरव्यू दिया था। यह इंटरव्यू प्रकाशित हुए एक किताब में जिसका नाम है क्रिएटिंग ए न्यू मदीना, जो इस वक्त मेरे हाथ में है और बड़ी फेमस पुस्तक है, बड़ी मशहूर पुस्तक है। और इस किताब के पेज नंबर 176 पर जिन्ना के हवाले से लिखा हुआ है कि भारत की सेना में 55% संख्या पंजाब के सैनिकों की है और इन सैनिकों में ज्यादातर मुसलमान सैनिक हैं। जाहिर है ऐसे में अगर पाकिस्तान बनता है तो वो किसी भी मजबूत देश की तरह अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होगा। तो वीर सावरकर ने ना सिर्फ सेना में हिंदू युवाओं की भर्ती करवाई बल्कि उन्होंने इस दौरान यह भी कोशिश की कि भारतीय लोग स्वदेशी हथियारों के निर्माण में भी आत्मनिर्भर बने। आज पीएम मोदी की सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। आइए सुनते हैं इस बारे में वीर सावरकर पर बेस्ट सेलर पुस्तक लिखने वाले लेखक चिरायु पंडित का क्या कहना है। सावरकर ने सैनिकीकरण के साथ साथ सैनिक उद्योगीकरण का भी पुरस्कार किया, जिससे भारत के जो उद्योगपति थे वे सेना के शस्त्र बनाने लगे और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड नाम से एक प्राइवेट इन्वेस्टर वालचंद हीराचंद ग्रुप जो है उन्होंने एक विमान बनाने की फैक्ट्री बनाई। हालांकि वो बाद में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सरकार ने जापान का भय देखते हुए वो हस्तगत कर ली। लेकिन ऐसे सब प्रयासों के कारण ही देश रक्षा के क्षेत्र में जब स्वतंत्र हुआ तब आत्मनिर्भर था। ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे वीर सावरकर की जिंदगी से जुड़ा एक साहसिक किस्सा। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माई एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? MFD में स्कोप अनलिमिटेड है।
शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। UPI कहता है, अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। आज वीर सावरकर की पुण्यतिथि है। 26 फरवरी 1966 को जब उनकी मृत्यु हुई थी, तब दुनिया के और देश के मशहूर अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्हें एक महान श्रद्धांजलि देते हुए लिखा था कि इतिहास वीर सावरकर को एक अनोखे भारतीय के रूप में याद रखेगा, जो अनेक अन्यायों को सहने के बाद भी अपने देश के भाग्य में अडिग विश्वास रखता रहा। उनका जीवन एक किंवदंती की तरह है। कितनी सुंदर श्रद्धांजलि। तो आइए हम भी वीर सावरकर की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा ही साहसिक किस्सा आपको सुनाते हैं। तो ये बात 1910 की है। क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से लंदन में वीर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद 1 जुलाई 1910 को सावरकर को भारत ले जाने के लिए उन्हें समुद्री जहाज SS मोरिया पर सवार किया गया। 6 दिन बाद 7 जुलाई 1910 की शाम को इस जहाज ने फ्रांस के तटवर्ती शहर मार्से के किनारे समंदर में लंगर डाला। सावरकर को जहाज में हथकड़ियों और बेड़ियों से बांध कर रखा गया था और 8 जुलाई 1910 की सुबह उन्होंने सिपाहियों से शौचालय जाने की अनुमति मांगी। इसके बाद सावरकर ने जहाज के शौचालय का शीशा तोड़कर समंदर में छलांग लगा दी। काफी दूर तक समंदर में तैरने के बाद वीर सावरकर मार्से के समुद्री तट पर पहुंच गए। इसके बाद वीर सावरकर को फ्रांस की पुलिस का एक अधिकारी दिखाई दिया। सावरकर ने उसे बताया कि वो एक राजनीतिक कैदी हैं, लेकिन तब तक वहां पहुंच चुके ब्रिटिश सिपाहियों ने धूर्तता दिखाते हुए फ्रेंच पुलिस अधिकारियों के सामने वीर सावरकर को चोर बताया और चालाकी से सावरकर को अपने कब्जे में ले लिया और वापस उन्हें वो जहाज पर ले आए। वीर सावरकर भले ही वापस अंग्रेजों की कैद में आ गए, लेकिन मार्से की धरती पर वीरता की एक कहानी आज भी सुनी और सुनाई जाती। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे भारत रत्न लता मंगेशकर की आवाज में वीर सावरकर की कविता सागर प्राण तलमला। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ, ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं।
और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और वीर सावरकर ने अपने पूरे जीवन में कई कष्टों का सामना किया। जब वो लंदन में थे तब उनके नवजात पुत्र का भारत में निधन हो गया, लेकिन वो फिर भी भारत न आ पाए। इतना ही नहीं, उनके पिता समान बड़े भाई गणेश सावरकर को अंग्रेज सरकार ने काला पानी की सजा सुना दी। उनका पूरा घर अंग्रेज सरकार ने नीलाम कर दिया। इतने कष्टों के बीच वीर सावरकर ने समंदर के किनारे बसे अंग्रेजों के शहर ब्राइटन में एक मराठी कविता लिखी, जिसके बोल थे सागर प्राण तलमाला, यानी हे सागर मुझे ले चलो, मुझे मेरी मातृभूमि पर ले चलो। इस कविता को वीर सावरकर की अनन्य भक्त और दुनिया की सबसे मशहूर गायिका लता मंगेशकर ने भी गाया था। आप भी सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में वीर सावरकर द्वारा रचित एक कविता, और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कथुन सो